रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह। भारत ने कैट्स वॉरियर प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे ये कैट्स क्या हैं। साथ ही जानेंगे आखिर फाइटर जेट इंजन बनाना इतनी बड़ी चुनौती क्यों है। हम इसका भी विश्लेषण करेंगे। इस कार्यक्रम में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्रंप 20 जनवरी के बाद यूक्रेन में युद्ध को रोक सकते हैं। इसके अलावा हम आपको भारत मालदीव्स रक्षा संबंधों की ताजा जानकारी देंगे। साथ ही भारत अफगानिस्तान संबंधों पर भी बात करेंगे। अगले 30 मिनट में इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ें इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़ी अहम खबरों पर। भारतीय नौसेना अपनी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 12 एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल यानी XLUUVs खरीदने की योजना बना रहा है। ये XLUUVs कन्वेंशनल सबमरीन्स की भूमिका के साथ साथ फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में भी काम कर सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने 6 जनवरी को टेलीविजन पर अपने दिए भाषण में कहा कि तुर्की 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल विकसित कर रहा है। यह तुर्की के मिसाइल कार्यक्रम के लिए पहले दी गई रेंज से दुगनी है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 23 mm काउंटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल एमिनिशन की खरीद की सूचना जारी की है। यह सेना की आर्मी एयर डिफेंस कोर में कार्यरत ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट कैनन सिस्टम और ZSU-23x4 शिल्का सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन से दागा जाएगा। अगले महीने आयोजित होने वाले एरो इंडिया 2025 से पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 11 जनवरी 2025 को कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स वॉरियर के इंजन ग्राउंड रन का संचालन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। गौरतलब है कि भारत कैट्स का विकास कर रहा है, जिसमें मदरशिप प्लेटफॉर्म के रूप में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ साथ हंटर, अल्फा और वॉरियर जैसे कंपोनेंट शामिल होंगे। ग्यारह जनवरी 2024 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कैट्स वॉरियर की एक तस्वीर साझा की और ये घोषणा की कि इंजन ग्राउंड रन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है और एडवांस्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के विकास में ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कैट्स वॉरियर की पहली उड़ान के लिए इंजन ग्राउंड रन, टैक्सी ट्रायल और स्टैटिक परीक्षण जैसे कई पहलू आवश्यक हैं। कैट्स वॉरियर को एक ऑटोनोमस विंगमैन ड्रोन के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह जमीन और एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने में सक्षम है। यह भारतीय वायुसेना के मौजूदा लड़ाकू प्लेटफॉर्मों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिसमें तेजस, एमका, TDBF, SU-31 MKI और जैगुआर शामिल हैं। ये सभी कैट्स वॉरियर के मदरशिप के रूप में कार्य करेंगे। कैट्स वॉरियर को मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के उपयोग के लिए तैयार किया गया है। इसका एक छोटा संस्करण भारतीय नौसेना के लिए भी डिजाइन किया जाएगा। इन कैट्स को मदरशिप द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यह स्काउटिंग, दुश्मन की गोलाबारी को जज्ब करने और जरूरत पड़ने पर तय लक्ष्य को भेदने में या लक्ष्य से टकराकर उसे तबाह करेंगे। यह 350 किलोमीटर की युद्ध परिधि के भीतर मिशन के लिए वापस उड़ान भरेगा। इसके साथ ही 800 किलोमीटर की युद्ध परिधि वाले लंबी दूरी के मिशन के लिए यह लक्ष्य से टकराकर दुश्मन को बर्बाद करेगा। चूंकि ये मानव रहित है, लिहाजा इसे निर्धारित लक्ष्य को भेदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लक्ष्य भेद कर वापस ना आ पाने जैसी विषम परिस्थितियों में इसे क्रैश कराया जा सकता है।
HAL कॉम्बैट एयर टीमिंग एक मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का संयुक्त मिश्रण है जो मदरशिप के रूप में कार्य करता है और कई UAV और UCAV से लैस होता है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस करना, एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म और लॉइटरिंग म्यूनिशन के रूप में दुश्मन के स्थान को आसानी से बर्बाद करना। क्योंकि कैट्स मानव रहित हैं, इसलिए बिना मानवीय हस्तक्षेप के लंबी दूरी से दुश्मन के लक्ष्यों को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। हाल ही में 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने चीन और पाकिस्तान द्वारा बढ़ते सैन्यकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर सेनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भारत के स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम, विशेष रूप से तेजस मार्क 1A प्रोजेक्ट में देरी पर भी चिंता व्यक्त की, जो वर्तमान में अमेरिका से GE 404 जेट इंजन की धीमी आपूर्ति के कारण बाधित है। भारत स्वदेशी रूप से अपना जेट इंजन कावेरी विकसित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यह भी अभी तक आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर पाया है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने में क्या चुनौतियां हैं। लड़ाकू विमान के जेट इंजन का विकास एक विशाल प्रयास है जिसमें उन्नत इंजीनियरिंग, भारी वित्तीय निवेश और एक मजबूत औद्योगिक आधार की आवश्यकता होती है। फाइटर जेट इंजन दुनिया के सबसे जटिल मशीनों में से एक हैं, जो विमान का दिल बनते हैं और सुपरसोनिक गति, चपलता और लड़ाकू प्रदर्शन के लिए आवश्यक थ्रस्ट प्रदान करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत विमान की भूमिका के आधार पर प्रदर्शन आवश्यकताओं को परिभाषित करने से होती हैं। इंजीनियर्स वायु गतिकी, ऊष्मा गतिकी और सामग्री विज्ञान पर व्यापक शोध करते हैं ताकि ऐसा डिजाइन तैयार किया जा सके जो दक्षता, थ्रस्ट और स्थायित्व को अधिकतम करे। प्रारंभिक डिजाइनों को मान्य करने के लिए कंप्यूटेशन, सिमुलेशन और विंड टनल परीक्षण का उपयोग किया जाता है। जेट इंजन अत्यधिक परिस्थितियों में काम करते हैं, जहां इसके पुर्जे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और भारी यंत्र तनाव का सामना करते हैं। टाइटेनियम एलॉय, सिंगल क्रिस्टल सुपर एलॉय और सिरेमिक जैसी उन्नत सामग्री विकसित की और चुनी जाती है ताकि ये कठोर परिस्थितियों को सहन कर सके, संरचनात्मक अखंडता बनाए रखें और वजन कम करें। हर घटक जैसे कंप्रेसर, टरबाइन कंबस्टर और नोजल का बहुत बारीकी से डिजाइन और परीक्षण किया जाता है। उच्च दबाव कंप्रेसर को न्यूनतम ऊर्जा हानि के साथ अधिकतम वायु संपीड़न प्राप्त करना होता है, जबकि टरबाइन गर्म गैसों से ऊर्जा निकालकर कंप्रेसर को शक्ति प्रदान करता है। जब सभी व्यक्तिगत घटक विकसित हो जाते हैं तो उन्हें एक प्रोटोटाइप इंजन में एकीकृत किया जाता है। इस चरण में उप प्रणालियों को इष्टतम प्रदर्शन के लिए संरेखित किया जाता है और विमान के साथ उनकी संगतता सुनिश्चित की जाती है। 3D प्रिंटिंग और सटीक मशीनीकरण जैसी उन्नत निर्माण तकनीकें आवश्यक सहनशीलता को प्राप्त करने में मदद करती हैं। प्रोटोटाइप इंजन कठोर ग्राउंड और उड़ान परीक्षणों से गुजरता है ताकि प्रदर्शन, विश्वसनीयता और सुरक्षा को मान्य किया जा सके। इंजीनियर विमानन परिचालन परिदिशाओं जैसे अधिक तापमान, ऊंचाई और तनाव की स्थितियों में इंजन के व्यवहार का आकलन करते हैं। परीक्षण के दौरान एकत्र किए गए डेटा का उपयोग डिजाइन को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है और उसके बाद उसे परिचालन उपयोग के लिए प्रमाणित किया जाता है। भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का हिस्सा है, ने घोषणा की है कि कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है। ये भारत के स्वदेशी एरो इंजन विकास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। नॉन आफ्टर बर्निंग कावेरी इंजन
जिसे भारत के पहले स्टेल्थ मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UACV घातक को शक्ति देने के लिए विकसित किया गया है, जिसको पिछले साल 23 दिसंबर को GTRE द्वारा इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दी गई। यह इंजन अब वास्तविक प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए विशेष उड़ान परीक्षण बिस्तर यानी FTB पर तैयार है। इस परीक्षण चरण में ड्राई कावेरी इंजन को FTB पर माउंट किया जाएगा ताकि विमान उड़ान स्थितियों में इसकी प्रक्रिया, विमान प्रणालियों के साथ इसका एकीकरण और गतिशील और चुनौतीपूर्ण वातावरण में इसकी समग्र विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जा सके। विस्तारित उड़ानों में इंजन की सहनशीलता और दक्षता का भी प्रशिक्षण किया जाएगा। ड्राई कावेरी इंजन को इन फ्लाइट परीक्षण के लिए FTB एक मॉडिफाइड IL-76 फिक्स्ड विंग 4 इंजन का एक टर्बोफैन विमान है। इस परीक्षण के लिए ड्राई कावेरी इंजन को IL-76 के 4 इंजनों में से एक इंजन को बदल के किया जाएगा। परीक्षण स्थल मॉस्को, रूस के पास स्थित ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, जहां मॉडिफाइड IL-76 आधारित हैं। GTRE को उम्मीद है कि सभी प्रशिक्षण 2025 के अंत तक पूरे हो जाएंगे और 2026 तक सीमित सीरीज उत्पादन शुरू हो सकेगा। GTRE को उम्मीद है कि वह 2025 के अंत तक कावेरी के सभी परीक्षण पूरे कर लेगा और 2026 के अंत तक सीमित श्रृंखला का उत्पादन भी शुरू कर देगा। GTRE का लक्ष्य अगले दशक के भीतर तेजस में लगे F404 अमेरिकी इंजन को 90 किलो न्यूटन इंजन से बदलने का है। गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE, जो स्वदेशी जेट इंजन विकसित करने के लिए जिम्मेदार भारतीय रक्षा अनुसंधान निकाय है, भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। जैसे ही ड्राई कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर सेक्शन का फ्लाइंग टेस्ट बेड पर सफल परीक्षण हो जाएगा, GTRE सरकार से 90 किलो न्यूटन इंजन के विकास के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध करेगा। ये नया इंजन, जो वर्तमान कावेरी इंजन का एक उन्नत संस्करण होगा, अगले दशक के भीतर तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स में उपयोग हो रहे F404 इंजनों के बदलने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। इस विकास का मुख्य उद्देश्य कावेरी इंजनों की एक नई पीढ़ी का निर्माण करना है, जो मौजूदा ड्राई कावेरी इंजन की तुलना में 20 से 25% अधिक थ्रस्ट उत्पन्न कर सके। ये शक्ति वृद्धि कावेरी इंजन के कोर को बेहतर बनाकर हासिल की जाएगी, जो वर्तमान में विकास के अधीन है। एक बार जब उन्नत कोर को मान्य कर लिया जाएगा, तो इसे एक नए आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे इंजन 90 किलो न्यूटन की थ्रस्ट उत्पन्न कर सकेगा और 404 इंजनों का एक सक्षम विकल्प बन जाएगा, जो वर्तमान में तेजस मार्क 1A बेड़े को पावर दे रहे हैं। F404 इंजनों के विपरीत, जिन्हें गर्म परिस्थितियों में 7 से 8% पावर डिग्रेडेशन का सामना करना पड़ता है, वहीं कावेरी इंजन फ्लैट रेट डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि यह भारत की परिचालन परिस्थितियों जैसे अधिक गर्मी और उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में भी अपनी थ्रस्ट क्षमताओं को बनाए रखेगा। प्रस्तावित कावेरी 90 किलो न्यूटन इंजन तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। यह इन फाइटर जेट्स के मिड लाइफ के दौरान वर्तमान F404 इंजनों की जगह लेगा, जिससे ये अगले कई दशकों तक परिचालन में बने रह सकें। भारतीय वायुसेना आने वाले वर्षों में 220 से अधिक तेजस जेट्स को शामिल करने की योजना बना रही है। ऐसे में घरेलू रूप से विकसित, विश्वसनीय और शक्तिशाली इंजन का होना तेजस मार्क 1A प्रोग्राम की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। सारी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी के बाद इस युद्ध को रुकवा पाएंगे। वहीं कई लोगों का मानना है जो ट्रंप की नीति है उससे पुतिन को ही बल मिलेगा, जो यूक्रेन को नष्ट करने के लिए निकला हुआ है। उधर ज़ेलेंस्की मानते हैं कि ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही उनकी ताकत है और वो काफी आशावादी हैं। उनके हिसाब से
ट्रंप जरूर इस युद्ध को रुकवा पाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद वे लगभग 3 साल से चल रहे संघर्ष को 24 घंटे में समाप्त कर देंगे। इस दावे पर कीव ने संदेह जताया है। दरअसल उसे डर है कि उसे शांति के बदले अपनी जमीन छोड़नी पड़ सकती है। बता दें कि ट्रंप 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने वाले हैं। टेलीविजन पर प्रसारित एक साक्षात्कार में ज़ेलेंस्की ने कहा, वे बहुत मजबूत और अप्रत्याशित हैं और मैं वास्तव में राष्ट्रपति ट्रंप की अचंभित करने वाली नीति को देखना चाहूंगा। मेरा मानना है कि वे वास्तव में युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि उनकी टीम रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक बैठक आयोजित करेगी। ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन मिलना चाहते हैं और हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ट्रंप ने यह सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि हमें यह युद्ध समाप्त करना होगा। I will get the problem solved and I will get it solved in rapid order and it will take me no longer than 1 day. क्रेमलिन ने शुक्रवार को कहा कि वह इस तरीके की बातचीत के लिए तैयार है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि बैठक के लिए आपसी सहमति है और ऐसा लगता है कि 20 जनवरी को ट्रंप के ओवल ऑफिस में प्रवेश करने के बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। संभावित ट्रंप पुतिन बैठक की खबरें उस बयान के बाद आई जिसमें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में चुने गए पूर्व अमेरिकी लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग ने कहा था कि युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करने में ट्रंप के शपथ ग्रहण से 100 दिन लगेंगे। फॉक्स न्यूज पर बात करते हुए जनरल केलॉग ने कहा कि एक ठोस समाधान के लिए यह समय सीमा पर्याप्त होगी ताकि इस नरसंहार को रोका जा सके। नेटो में अमेरिका के पूर्व राजदूत और यूक्रेन वार्ता के लिए अमेरिका के पूर्व विशेष प्रतिनिधि राजदूत कर्ट वॉल्कर ने कहा है कि यूक्रेन को बातचीत के लिए राजी करना कठिन नहीं है, वे ऐसा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं और उन्हें इस लक्ष्य को छोड़ने के लिए राजी कराना मुश्किल काम है। 3 साल के युद्ध में हुई तबाही का अंदाजा ज़ेलेंस्की द्वारा पिछले दिसंबर में जारी किए गए आंकड़ों से लगाया जा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक युद्ध में 83,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं और 3,70,000 घायल हुए हैं। इसकी तुलना में रूस में 6 लाख लोगों के मरने या घायल होने की सूचना है। ज़ेलेंस्की ने हाल ही में टेलीग्राम पोस्ट में ये आंकड़ों की घोषणा की। इस घोषणा से पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन ने लगभग 3 साल पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर द्वारा शुरू किए गए युद्ध में 4 लाख सैनिकों को खो दिया है। मालदीव्स में जब मोइजू सत्ता पे आए थे तो भारत और मालदीव्स के बीच में संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। मोइजू को चीन समर्थक नेता के रूप में देखा जाता था। उन्होंने 10 मई 2024 तक मालदीव्स में 3 सैन्य प्लेटफॉर्म्स पर कार्यरत भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी पर जोर दिया। मालदीव्स में तैनात लगभग 90 भारतीय सैनिक कर्मियों की वापसी मोइजू के राष्ट्रपति चुनाव अभियान का एक प्रमुख वादा भी था। हालांकि पिछले 1 साल से भी कम समय में फिर से भारत मालदीव संबंधों को सही दिशा में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इन प्रयासों से काफी परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। मालदीव्स के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर मोहम्मद मोइजू का चुनाव द्वीप राष्ट्र के राजनीति और कूटनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। भारत बाहर जाओ के नारे पर चल रहे मोइजू को मालदीव्स के कुछ लोगों के बीच बढ़ती इस भावना का लाभ मिला, खासतौर पर ऐसे लोग जो भारत के प्रभाव को अपने देश में अत्यधिक मानते थे।
2023 में उनकी जीत ने घरेलू राजनीतिक संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच जटिल संबंधों को उजागर किया। मोइजो के सत्ता में आने के बाद काफी कुछ बदल चुका है, जो शासन और कूटनीति के स्तर पर बदलाव को दर्शाता है। भारत बाहर जाओ का नारा मालदीव में कथित भारतीय सेना उपस्थिति और संप्रभुता के शरण की आशंका पर आधारित था। कई विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के पिछले प्रशासन पर भारत के साथ बहुत अधिक निकटता रखने का आरोप लगाया और सैन्य उपकरणों और पट्टे पर देने तथा भारतीय कर्मियों की उपस्थिति को इसका प्रमाण बताया। मोइजो के अभियान ने इन चिंताओं का सफलतापूर्वक लाभ उठाया और भारत के प्रभाव को सीमित करने तथा अधिक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का वायदा किया। भारत और मालदीव ने अपने सैन्य संबंधों को फिर से सुधारना शुरू किया है, जो द्वीप राष्ट्रीय में सत्ता परिवर्तन के बाद तनावपूर्ण हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के उनके समकक्ष मोहम्मद घासन मोमून ने हाल ही में नई दिल्ली में बातचीत की, जिसमें द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। उन्होंने भारत मालदीव समग्र आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए संयुक्त दृष्टिकोण को साकार करने में मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और नई दिल्ली की पड़ोसी पहले नीति और सागर के दृष्टिकोण के अनुरूप राजनाथ सिंह ने मालदीव को रक्षा क्षेत्र में क्षमता वृद्धि के लिए समर्थन देने और भारत की तत्परता की पुष्टि की। भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आए मोमून ने मालदीव के लिए भारत की ऐतिहासिक भूमिका की सराहना की, साथ ही रक्षा और सुरक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण और आधुनिक बुनियादी ढांचा क्षमताओं को बढ़ाने में मालदीव की सहायता के लिए नई दिल्ली को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया कि मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत ने मालदीव को रक्षा उपकरण और सैन्य सामग्री भी सौंपी। अब बात करते हैं अपने उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश अफगानिस्तान की। हाल ही में पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते काफी बिगड़े हैं। उधर भारत के रिश्ते तालिबान के साथ बेहतर हुए हैं। 8 जनवरी को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की। ये तालिबान के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी पहल है। अफगानिस्तान के तालिबान शासकों के साथ अपने संपर्क को बढ़ाते हुए भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 8 जनवरी 2024 को दुबई में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की। तालिबान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए एक बयान के अनुसार इस मुलाकात के दौरान हुई चर्चा में अफगानिस्तान में सुरक्षा चिंताओं, विकास परियोजनाओं में भागीदारी और मानवीय सहायता प्रदान करना और संघर्षग्रस्त देश में व्यापार लाने के लिए अफगानिस्तान द्वारा ईरान के चाबहार बंदरगाह के उपयोग जैसे मुद्दों पर बात की गई। तालिबान के बयान में आगे कहा गया है, अफगानिस्तान की संतुलित और अर्थव्यवस्था केंद्रित विदेश नीति के अनुसार इस्लामिक अमीरात का लक्ष्य एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक साझेदार के रूप में भारत के साथ राजनीति और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत और तालिबान के बीच ये उच्च स्तरीय वार्ता थी। बैठक के बाद भारत के विदेश मंत्री ने कहा, अफगान पक्ष की मांग के जवाब में भारत पहले चरण में स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए अतिरिक्त सामग्री सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा दोनों पक्षों ने खेल यानी क्रिकेट के सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा की। हालिया घटनाक्रम पर नजर रख रहे अफगानिस्तान मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल भारत तालिबान के साथ व्यापक रूप से जुड़ने के लिए आवश्यक कूटनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की नीति का मुख्य उद्देश्य अपना खोया हुआ प्रभाव वापस पाना
और काबुल में अपने संबंधों को फिर से स्थापित करना है। भारत का लक्ष्य उस क्षेत्र में अपना प्रभाव बहाल करना जहां चीन ने अगस्त 2021 से अपनी उपस्थिति को काफी बढ़ा लिया है। ये बिल्कुल साफ है कि भारत अपने कूटनीतिक रुख का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है और मौजूदा तालिबान नेतृत्व के साथ अपने संबंधों को स्थिर करने की दिशा में काम कर रहा है। इसमें व्यापार, ऐतिहासिक संबंध, चाबहार बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और चीन कारक शामिल हैं। नवंबर 2024 में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जेपी सिंह ने तालिबान प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें की, जिसमें कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी शामिल थी। जून 2022 में भारत ने काबुल में एक तकनीकी टीम भेजी थी ताकि मानवीय सहायता के वितरण में समन्वय किया जा सके और ये देखा जा सके कि नई दिल्ली अफगान लोगों की कैसे मदद कर सकता है। तकनीकी मिशन की शुरुआत के बाद तालिबान दिल्ली में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग कर रहा है। इसके बाद भारत ने तालिबान के प्रतिनिधि इकरामुद्दीन कामिल को मुंबई स्थित अफगान वाणिज्य दूतावास में काम करने की अनुमति दी है। इसके बाद तालिबान ने अफगान छात्रों, मरीजों और व्यापारियों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की। दुबई में हुई बैठक को तालिबान शासन द्वारा बहुत उपयुक्त माना जा रहा है, जो इस समय पाकिस्तान से सैन्य दबाव और अन्य तनाव का सामना कर रहा है। भारत का व्यापारिक जुड़ाव तालिबान के साथ एक बड़े समझौते का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसके तहत भारत ये मांग करता है कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी भारत विरोधी गतिविधि के लिए न किया जाए। बदले में भारत सीमित भागीदारी और निरंतर मानवीय सहायता की अनुमति देगा। इसके विपरीत पाकिस्तान ने हमेशा से ही अफगानिस्तान को रणनीतिक गहराई और प्रभाव हासिल करने के लिए भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देखा है, खास करके 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद से। तालिबान का पाकिस्तान के साथ संबंध कथित सीमा पर आतंकवाद और हालिया पाकिस्तानी हवाई हमलों के कारण खट्टे हो गए हैं। ये हवाई हमले हाल ही में अफगान क्षेत्र पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी सदस्यों को निशाना बनाकर किए गए थे। इसमें कई निर्दोष अफगान नागरिकों की भी मौत हुई। भारत ने इन हवाई हमलों की निंदा की है। ये कदम मुख्य रूप से पाकिस्तान के उन दोषपूर्ण नीतियों का परिणाम है जो उसने अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार में अपनाई हैं, जिसमें विवेकपूर्ण कूटनीतिक लक्ष्यों की अपेक्षा संकीर्ण सैन्य उद्देश्यों को प्राथमिकता दी गई है। भारत और तालिबान ने पिछले कुछ समय में एक व्यवहारिक समझ विकसित की है। अफगानिस्तान के लिए दोनों देशों के दृष्टिकोणों के बीच का अंतर स्पष्ट है। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप अपनी राय हमें सोशल मीडिया के माध्यम से DD विद दानवीर लिखकर भेज सकते हैं। अगले हफ्ते रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई अन्य अहम खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।